हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और एक दिन मतलब 28 तारीख के सभी शिफ्टों का पेपर ख़त्म हो चुका है। आगे आने वाले बहुत सारे शिफ्ट हैं, बचे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे में कि आपका मैथ का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। जैसा कि हमने कल रिव्यू कराया था जीके का, जीएस का और करंट अफेयर का। आज एक दिन बाद ही सही, लेकिन तो आया तो मैथ का क्लास। बस आप कंसंट्रेशन बनाकर इस तरह इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, कि ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में आएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे आने वाले सभी शिफ्टों में, तो आप देखें जरूर इसे। और थोड़ा सा रीजनिंग पे थोड़ा कमांड अपना बना लें। सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, सिलॉग हुआ, तो इस सब पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 आ रहे हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट से और 2 या 3 आ रहे हैं आपके सिलॉग से। तो सिलॉग हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, आप इसको पढ़कर ही जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मैथ के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लिए हैं, लगभग हम 20 से 30 क्वेश्चन को लिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताएंगे। चलिए, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें पूछा गया था एक संख्या को जब 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है। अगर एक संख्या को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो बचता है दोस्तों वो 65 बचता है। ठीक है, बोल रहा है कि जो जिस एक संख्या को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है। जब समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चन हम चैनल पे कराए हुए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, 425 से विभाजित किया गया तो 65 बचा। अब जो शेषफल बचा है उसी को अगर 17 से विभाजित कर देंगे दोस्तों तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचेगा। तो आप विभाजित करिए, 65/17 करेंगे। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। अब आगे चला जाएगा, 17 तियां 51, यानी 3 बार में गया। 51 को 65 में से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना शेषफल बचेगा। 5 - 1 4, 6 - 5 1, यानी कि 14 आपका शेषफल बचना चाहिए। चलिए, यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको बताना था यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको बस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, यक्स से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे 1 अपान एक्स है, 2 इधर चला जाएगा, यानी यक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो 1 + 1 बराबर 2 हमें मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर 1 रखते हैं एक्स की वैल्यू और यहाँ पे भी 1 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 रखने पर इसे संतुष्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी 1 रखेंगे और यहाँ पे भी हमें 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तब भी यहाँ पे 2 ही आने वाला, मतलब कि कुछ भी 1 के पावर हो 1 ही मिलने वाला है हमें। इस वजह से 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से सुनिए। जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है 50% लड़के पिज्जा पसंद करते हैं। जो 50% लड़के हैं दोस्तों वो पिज्जा पसंद करते हैं, पिज्जा पसंद करते हैं। इसके बाद 70% लड़के जो हैं, 70% 70% लड़के जो हैं वो गोलगप्पे पसंद करते हैं, गोलगप्पे पसंद करते हैं। तो यदि 400 लड़के दोनों चीजें पसंद करते हैं, देखिए यहाँ पे 400 लड़के जो हैं दोस्तों वह दोनों चीज मतलब पिज्जा प्लस गोलगप्पे वाले दोनों हैं, गोलगप्पे। तो आपको बताना था कि टोटल लड़के कितने हैं, कुल लड़के कितने, तो आपको इसमें पता होना चाहिए दोस्तों। इसको हम ऐड करते हैं, जो पिज्जा और गोलगप्पा वाला है दोनों को ऐड करेंगे तो 70 + 50 120% हो जाएगा, और इस 120 में से हम 100 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा 20% बचेगा। यह जो 20% है ना दोस्तों, यही बीच का हिस्सा होता है। जैसे ऐसे बना देते हैं जब, तो ये हमारा 20% आ गया बीच वाला। अगर इसे मान लेते हैं हम पिज्जा वाला और इसे मान लेते हैं गोलगप्पे वाला, तो पिज्जा कितना था 50, यानी कि 30 यहाँ 20 यहाँ पे आ गया, तो 20 में से 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 आप बच जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 70 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। अब देखिए सबको ऐड करिए, देखिए 100 हो रहा है, 30 20 50 50 100, यानी कि हमारा सही है। और जो ये बीच वाला है ना 20%, इसी की वैल्यू दिया है 400, तो 20% बराबर 400, और यहाँ पे 100% बराबर आपका आ जाएगा 400/20 × 100, तो 20 × 25 100,
5 चौके 20, यानी कितने बच्चे थे? 2000 बच्चे थे वहां पे, ठीक है ना, जो गोलगप्पे और पिज्जा खा रहे थे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपको कराया गया है प्लेलिस्ट में, अगर आप आके देखेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के टाइप उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया था, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, टाइम एंड वर्क से था यह, तो ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता जो है ना, यह दिया था ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता जो है वो 20% कम है। बी की कार्य क्षमता 20% कम है, किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में, यानी कि ए का जो है 20% ज्यादा है ए से, बी से। ए का कार्य क्षमता जो है, जो कार्य शक्ति है, जो एफिशिएंसी है ए की, वो 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब अगर इसका 5 है एफिशिएंसी तो इसका 4 एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम मान लेते हैं यहाँ पे यक्स है, यक्स दिन में यह काम करता है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं वाई किया, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाने वाली है दोस्तों 12 × 5, 12×5 = 60। यह 60 आ गया क्या हमारा वाई की वैल्यू, यानी कि टोटल काम हमारा 60 आ गया। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालनी है, बी की जगह पे हमको क्या आएगा, बी कितने दिन में काम करेगा यही पूछा है, तो यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 60/4, यानी कि अगर टोटल काम में अगर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा बी का कार्य कितने दिन में वो किया। तो 60/4 कर देंगे दोस्तों, 4 × 1 = 4×5 = 20, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यक्स 15 दिन में करेगा, क्योंकि यक्स का एफिशिएंसी कम है, इस वजह से ज्यादा दिन लेगा। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वह कम दिन लेता है, यानी कि उसका जो कार्य शक्ति होती है वह ज्यादा समय तक मतलब जल्दी कर लेगा किसी काम को। जिसका क्षमता ज्यादा वो काम को जल्दी निपटा देता है, ठीक है ना। इसको आप गांठ बांध के अपना नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, दो संख्याओं का योग 60 है, तो मान लिए a + b का योग 60 है, ठीक है। उनका HCF, इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया था। ये सब सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हैं कल वाले शिफ्ट में, 12। और LCM जो दिया है दोस्तों, कितना दिया है? LCM दिया है 72। तो आपको बताना था a और b, क्या बताना था? दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना था। तो अगर a b = 60 है, तो अगर पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो दोनों का व्युत्क्रम करिए तो 1/a + 1/b, तो कितना आ जाएगा? a + b अपान में a × b, यही तो आएगा। अब हमको दिया है a + b = 60 है और उसका HCF और LCM दिया है, हमको यह फाइंड करना है मिला जुला कर, यह सीधा साधा फंडा है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं दो संख्याओं का मल्टीपल = HCF × LCM, यह तो सबको पता है, सारे भाइयों को पता है। और a और b की वैल्यू हमें नहीं पता है, और a और b का वैल्यू अगर पता हो जाता है तो हम यहाँ पे रख देंगे, और a + b का वैल्यू हमें गिवन है, जिससे हम HCF और LCM को गुणा करेंगे, a b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा। तो a × b बराबर क्या हो जाएगा? HCF कितना दिया है? 12, LCM दिया है 72, करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब देखिए a + b की वैल्यू हमको दिया है 60, तो 60 रख लेंगे। a × b की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया यहाँ पे 12 × 72। अब देखिए 12×5 = 60 होता है ना, 5 × 10 = 0, 5 × 5 = 6, 12×5 = 60 हो गया, यानी कि 5/72 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 120, चलिए इसको, यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको लेते हैं। देखिए सारे इजी क्वेश्चन हैं, सब आप किए हैं, सब आप प्रैक्टिस किए हैं 2 सालों से। अगर 2 सालों से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आज पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस किए होंगे तभी जाके कुछ फायदा मिलने वाला है आपको। देखिए 120 छात्रों का औसत जो है, औसत अंक 120 छात्रों का औसत अंक 35 दिया है हमें, ठीक है ना। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक, जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक हमें दिया है 39, और अनुत्तीर्ण वालों का, जो फेल हो गए हैं, जो फेल हुए हैं, उनका औसत अंक दिया है हमें कितना भैया? 15, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या बता दीजिए हमें। अब देखिए टोटल जो विद्यार्थी हैं उनका औसत 35 है, उत्तीर्ण का 39 है, और जो फेल हुए हैं उनका 15 है। तो आप लगा देंगे इसको, यहाँ पे 35 दोनों का है और यहाँ पे 39 है, तो आप लगा देंगे इसे इस तरह, 15 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 35 लिख लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 - 15 जाएगा तो 20 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है दोस्तों, 4 बचा। और इसमें से 4 × 1 = 4×5 = 20, यानी कि 5:1 आ गया। जो 5 है वो पास होने का है और जो 1 है वो फेल होने वालों का है। तो 5 × 1 = 6, 6 की वैल्यू हमको दिया है 120, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमारे 120 हैं। 6 × 1 = 6 = 6 × 2 = 12, 1 की वैल्यू 20 आ गई,
तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इक्वल टू 5 गुणे 20, यानी कि 5 गुणे 20 का वैल्यू 100, 5 दूनी 10, 100 हो गया। अगर फेल का पूछा होता तो 1 गुणे 20 कर लेते, यानी कि 20 हमारा फेल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वह बच्चे भी जान ले जो बच्चे अभी तक नहीं जाने हैं या फिर नहीं जान पाए हैं या फिर उनको नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसको पूरा करिए, थोड़ा सा आप लोग भी उनका सहयोग करिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक धनराशि 1/2 का 5%, ध्यान से सुनते रहिए, एक धनराशि 1/2 का 5% पर और 1/3 का 8% पर, 1/3 का 8% पर और शेष का 10% पर। अगर हम मान लेते हैं कोई धनराशि 1 है तो उसमें से 1/2 और 1/3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 निकाल देंगे, 3 एकम 3 दो 5 1 5/6, यानी कि 1 माइनस 5/6, यानी कि 5/6 निकल जाएगा एक में से, तो बचेगा क्या, 1/6 ही तो बचेगा। जो 1/6 बचा है ना दोस्तों, उस पे बोल रहा है कि साधारण ब्याज 10% पे दे रहा है, तो 1/6 गुणे 10। अब आपका जो टोटल साधारण ब्याज आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 820 रुपए आ रहा है। अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कोई आदमी है, वह पैसा, उसके पास पैसा है, वह सोचता है कि धोखाधड़ी होगा, इस वजह से हम कुछ पैसे को कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ को अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है 1/2 पैसा 5% के रेट से, और 1/3 पैसे को 8% के रेट से, और 1/6 पैसे को 10% के रेट से। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है कहीं तो उसे ब्याज मिलता है 820 रुपए। तो बताइए वो कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किया टोटल, बस यही बताना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 13, यहाँ पे बचेगा 13/3 और यहाँ पे बचेगा 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 3 15, 13 दूना 26, 15 प्लस 26, 15 प्लस 26 3 दूना 6 बराबर 820 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 5 11, 2 1 3, आपके 20 10 30, 3 10 40 1 41, यानी 41/6 की वैल्यू अगर 820 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, बस हमें यही पता करना है। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 820, एक मिनट हम इसको इरेज करें पहले, फिर यहाँ पे बताते हैं आपको। तब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बता देंगे 100 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 820 गुणे 100 और गुणे ये 6 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6/41, 41 दूनी 82, 6 दूना 12, 12 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, तो 12,000 रुपए उसका प्रिंसिपल था। वह अलग अलग रेट पर अलग अलग पैसे को इन्वेस्ट किया, तो जो उसको रेट मिला वो 820 रुपए मिला। अगर आपसे इसी जगह अमाउंट पूछता है तो 820 को आप 12,000 में ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा जो टोटल अमाउंट हुआ 12,820 रुपए, ब्याज सहित जो मिलेगा उसे। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 10%, ध्यान देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है 10%, 10% के रेट से, 10% के रेट से यह हमारा टी है, 10% के रेट से 500 रुपए है, जो साधारण ब्याज है वो 500 रुपए है। 2 साल का साधारण ब्याज 10% के रेट से 500 रुपए है, तो बोल रहा है कि उसी रेट पर और सेम, मतलब सेम रेट और सेम समय पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है पी है, तो जो हमें साधारण ब्याज मिल रहा है 2 साल का यह, तो 1 साल का 250 रुपए होगा। जब 2 साल का 500 रुपए है तो एक साल का कितना हुआ, 250 250, तो आप कर लीजिए 250 250। अब आपको पता है समान समय और समान रेट से बोल रहा है, तो यह वाला भी 10% के रेट से ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक आता है ट्री मेथड, आप पढ़े होंगे। 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब यहाँ पे 25 हो गया। अब आपका 250 प्लस 250 प्लस 25, यानी कि 525 रुपए आपका सीआई हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अगर आपसे पूछता है एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दीजिए, तो आप 25 रुपए बता देते, एसआई और सीआई का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अगर ट्री मेथड आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो अब भी कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो लग गया। चलिए आगे देख लेते हैं। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 40% घटाया जाता है, तो क्या परिवर्तन होगा उस संख्या में। पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 40% घटाया गया, तो बताइए क्या परिवर्तन हुआ। तो पहले 40% बढ़ाया गया प्लस 40% घटाया गया, तो माइनस करेंगे ना, 40% घटाया गया तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 40 गुणे 40 करेंगे बटे 100 कर देंगे,
यह दोनों तो आपस में कट जाएंगे, यह दोनों शून्ना से गए, 4 चौके 16, -16%। -16% यह दिखाता है कि घट जाएगा, कमी हो जाएगा 16% का। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा है, समबाहु त्रिभुज से पूछा है दोस्तों। इन सेंटर और आपका सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ा होगा ये सब कि जो परित्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया, उनके अंतः कोण का त्रिज्या मतलब अंतः त्रिज्या और बाहरी वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए आता है। डायरेक्ट उसका फार्मूला है, आपको बता देते हैं वहां पे हम। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 है। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है दोस्तों, वह हमें कितना दिया है, ए मान लेते हैं तो √3 दिया हुआ है। बात क्लियर है? उसके परित्रिज्या बताइए, इसका परित्रिज्या आपसे पूछा है। हम यहाँ पे दोनों बता देते हैं आपको। अगर आने वाले समय में अंतः त्रिज्या पूछता है तो याद कर लीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या जो होता है दोस्तों, वो r बराबर, अगर इसे स्मॉल r से हम दिखा दें तो r बराबर हो जाता है a/2√3। इसको आप रट जाइए, यह फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे परित्रिज्या पूछा गया है, परित्रिज्या दे दिया, मतलब परित्रिज्या आपसे पूछा गया है, तो r बराबर जो परित्रिज्या होता है दोस्तों a/√3 होता है। तो आपको r की वैल्यू ना देकर a की वैल्यू दिया है और r की वैल्यू पूछा हुआ है, तो r बराबर √3/√3 कर देंगे। √3 कैंसिल हो गया, बच जाएगा 1 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हैं कि कैपिटल R की वैल्यू, परित्रिज्या की वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे, हलवा हलवा, जिसको खाकर आप भी स्वाद लेंगे, और हम तो पढ़ाकर ले ही रहे हैं। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात 3 और 6 है। एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, सॉरी, सही है, सम नहीं, समांतर चतुर्भुज है। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज के बात कर रहा है दोस्तों। आपको पता है समांतर चतुर्भुज इस तरह कुछ बनता है। तो अगर बात कर रहा है एक समांतर चतुर्भुज के संगत कोण, संगत कोण समझते हैं क्या होता है? संगत कोण मतलब यह वाला कोण इसके साथ, यह अंतः संगत कोण इसे कहते हैं। बाह्य संगत कोण की अगर बात करेगा ना तो यह बाहर वाला आ जाता है, यह बाहर वाला आ जाता है, इसे बाह्य संगत कोण बोलते हैं। यहाँ पे अंतः संगत कोण की बात करें या फिर बाह्य संगत कोण की बात करें, दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको जो दिया है, दोनों संगत कोणों का रेशियो 3 और 6 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है जो छोटा कोण है ना, उसकी वैल्यू बता दीजिए। तो हमें पता है जब रेशियो 3 और 6 दिया है तो इसी की वैल्यू होती है 180। 6 3 9 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 हो गया। तो छोटा कोण मेरा 3 है। आपको पता है ना 6 थोड़े बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा, सॉरी 6 बड़ा है ना, 3 तो छोटा है ना, क्योंकि छोटा संख्या बात कर रहा है। रेशियो में अगर छोटा है तो अभी रियल में भी छोटा होगा। अगर रेशियो में बड़ा है कोई चीज तो रियल में भी बड़ा होगा। तो 3 गुणे 20 कर लेंगे तो 20 दिया 60 डिग्री आपका यह आ गया। और यह कर लेंगे 6 गुणे 20, 6 दूनी 12, यानी 120 डिग्री आपका यह वाला आ गया। इस तरह आप निकाल सकते हैं, बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, x/2, यह भी अलजेब्रा से था, x/2, लेकिन इजी है। x/2 अपान में 2 + 2/y बराबर 1 दिया है, और y/2 + 2/z की वैल्यू हमें भी यहाँ पे भी 1 दिया है। पूछ क्या रखा है, चाहे पूछना क्या चाहता है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, x + y + z की वैल्यू पूछ रहा है, x + y + z की वैल्यू यह पूछ रहा है बेटा। चलिए इसको बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं x/2 2/y को किसी तरह हमको 1 लाना है, और वही चीज हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। तो आप क्या मान सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 मान लेते हैं और y की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 दूनी 4, 1 मिनट, x की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं बेटा 1 मान लेते हैं और y की वैल्यू 4 मान लेते हैं। हाँ, अगर x की वैल्यू 1 मान लेते हैं और y की वैल्यू 4 मान लेते हैं तो हमें z की वैल्यू कितना मानना पड़ेगा, -2 मानना पड़ेगा। बात क्लियर है? देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और 4 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1/2 यहाँ पे भी आएगा। अब 1/2 + 1/2 बराबर 1 हो गया। बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए y/2 का मतलब y की वैल्यू 4, 4/2 का मतलब यहाँ पे 2 मिला। बात क्लियर है? और यहाँ पे रखेंगे z की वैल्यू -2 रखेंगे तो 1, यानी कि z माइनस, अच्छा यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू 4 है ना बेटा, यहाँ पे 4 दिया है, 4 2, ठीक है, हाँ सही तो है। यहाँ पे 2 आ गया, 4/2 का मतलब 2 हो गया। यहाँ पे z की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 और +2 ऊपर है, दोनों कट जाएगा तो -1 आएगा। 2 - 1 1 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब यह वैल्यू जो है हमारा संतुष्ट कर दिया इसे। तो आप इसे यहाँ पे रख देंगे, 4 1 5, 5 में से -2 जाएगा तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को पकड़ें। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो आप ना ही हार्ड क्वेश्चन करें और ना ही यह सोचें कि हार्ड क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेवल तो यही रहेगा, आपका जो सोचने का क्षमता है उससे थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है 15, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है 15,2600 रुपए, इतना रुपए दिया है का कुछ भाग 7% पर, इसमें से कुछ भाग 7% पर एसआई पर, 7% एसआई पर 5 साल के लिए। इतना आप सुनते रहिए थोड़ा सा, इतना रुपए का 7% पर कुछ भाग जो है 7% पर 5 साल के लिए एसआई, और शेष भाग जो है दोस्तों, शेष भाग जो बचा उस पे 10% के रेट से 6 साल के लिए एसआई निवेश किया जाता है। जब निवेश करेंगे तो जो एसआई मिलता है ना वो दोनों पे बराबर हो जाता है। यही बोला गया है कि जो दोनों का एसआई मिलता है, कुछ 15,000, मतलब कि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,52,600 रुपए में कुछ रुपए 7% के रेट से 5 साल के लिए, और उसी में से कुछ रुपए 10% के रेट से, मतलब जो पैसा बचा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचा उस पैसे को हम 10% के रेट से 6 साल के लिए निवेश करते हैं। तो इसका और इसका जो साधारण ब्याज आता है ना वो बराबर आता है। तो हमसे पूछ रहा है जो अगर यहाँ पे वैल्यू हम ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू बी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ए अपान बी की वैल्यू बता दीजिए। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, आप इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कुछ। आप करेंगे ए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 7×5=35 का, यहाँ पे देखिए 7×5=35, ए अगर हमारा प्रिंसिपल है 7×5=35 यहाँ हुआ, और यहाँ पे अगर 100 भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा 10×60, यहाँ पे बी वैल्यू है कोई, तो 10×60/100 लिख सकते हैं आप। 100 से गया और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ए अपान बी, और यहाँ पे होगा 60/35। 60/35 का मतलब हो गया क्या, काट लीजिए इसे, 12 यहाँ पे बचेगा अगर 5 से काटेंगे, और यहाँ पे बचेगा 7, यही तो बचेगा, ठीक है ना। चलिए तो आपका आंसर आ जाने वाला है 12/7। अगर पूछा होगा ए अपान बी, अगर बी अपान ए पूछेगा तो 7/12, दोनों को उल्टा पुल्टा कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, सारे बच्चे जो क्वेश्चन दिए हमको ऐसे ही क्वेश्चन मिला है हमको, हम वही क्वेश्चन आपके समझ लाए हैं। अब देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है दोस्तों, सीपी है वो अंकित मूल्य का 75% है। यहां तक पहले लिख लीजिए आप। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे क्या बोल रहा है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट देनी होगी। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितना छूट देना होगा, डिस्काउंट पता करना है हमें। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सीपी एमपी पूछ रहा है कि जो सीपी है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह एमपी का 75% है, यानी कि सीपी और एमपी का अगर आप रेशियो निकाल देंगे, सीपी और एमपी का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 75/100। 75/100 का मतलब 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 आ गया। इसी 3/4 को दोस्तों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में है तो ऊपर नीचे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या से, उसमें तो चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर हम 100 से गुणा कर दें 300 बना दें इसे, और यहाँ पे इसे 400 बना दें, तो कोई डिफरेंस होगा, 0 0 कट जाएगा, फिर से 3/4 हमें मिल जाएगा। अब बोला जा रहा है जो सीपी है दोस्तों उस पर हमें प्रॉफिट होता है, और जो एमपी है उस पर डिस्काउंट होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो प्रॉफिट हो रहा है हमें वो 15% बढ़ गया। अगर 15% बढ़ा दिया जाता है प्रॉफिट, तो हमें जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। तो जब 300 का जब 15% बढ़ाएंगे आप, 15×3=45, यानी कि 345 रुपए आप सेलिंग करेंगे 345 रुपए में, ये एसपी हो गया। अब इसी एसपी से हम इससे कंपेयर करेंगे तो 400 से कितना ज्यादा है, 55 रुपए ज्यादा है ना, तो 55 किससे ज्यादा है, एमपी पे निकाल रहे हैं तो 400/100 कर देंगे, सॉरी गुणे 100 कर देंगे, 0 0 से गया, यानी कि 55/4, यह परसेंटेज इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब सॉरी डिस्काउंट मिल रहा है, इतने का डिस्काउंट देंगे तब जाके 345 रुपए होगा दोस्तों। यही 345 रुपए में 45 रुपए जो है प्रॉफिट हो रहा है हमें, यही चीज बोल रहा है 15% अगर एक्स्ट्रा होने लगे प्रॉफिट तो डिस्काउंट बताइए, तो डिस्काउंट हमारा निकल के 55/4 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया है जो a + b है, ए और बी किसी काम को जो है दोस्तों वो 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताइए ए + बी + सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं
ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, उसी काम को मतलब कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है 12, 18, 15 बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आते हैं और इसमें बच्चे सारे बच्चे आंसर मतलब कि अपना नंबर एक नंबर उठा लेते हैं। तो 12, 18, 15 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 180 मिलेगा हमें, ठीक है ना। 12 से जब इसको काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 12 से जब 180 को काट देंगे दोस्तों, 12 से 180 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 15 मिलेगा एफिशिएंसी इसका ए प्लस बी का, और 18 से जब काटेंगे तो 10 मिलेगा, एक बार में जा रहा है। 15 से जब काटेंगे तो 12 मिलेगा हमें क्या, उसका एफिशिएंसी, सी प्लस ए का एफिशिएंसी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी, सबका एफिशिएंसी हमें पता हो गया। अब हम अगर सबको जोड़ते हैं तो यहाँ हमको 2A 2B 2C मिलेगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2 बराबर टोटल एफिशिएंसी जो आ जाएगा 10 10 20 10 30 7 37। अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 37/2 आ जाएगा। इसी 37/2 को टोटल वर्क से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 180 अपान में 37 गुणे 2 कर देंगे, मतलब कि 360/37 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए, मतलब कि लगभग 10 के आसपास में आएगा लगभग, आप निकाल सकते हैं इसे। अगर इसी तरह दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 9 पॉइंट समथिंग अगर दिया होगा आपके एमसीक्यू में तो वो भी सही कर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी हलवा हो गया, अच्छा इधर है अभी। चलिए अब एक देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था रोमन से, तो रोमन आपको पढ़ाएंगे हम इसी क्लास के बाद, एक क्लास लेंगे रोमन का। चलिए रोमन अंक बताएंगे 699 का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, 15% की दर से 2 साल का सीआई जो है वो 3225 रुपए है, तो मूलधन बताइए। सिंपल क्वेश्चन था, 15% के दर से आर की वैल्यू 2 साल के लिए, जो टाइम दिया है 2 साल दिया हुआ है, सीआई जो आएगा दोस्तों 3225 रुपए, इतना सीआई है, तो आपको पी बताना था। सिंपल सी बात है भैया, पी बता दीजिए आप। 3225 रुपए आपका सीआई है 15% के रेट पे। आपको पता है 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है कि 5 3 15 5 दूनी 10, 3/20 होता है, 3/20 होता है। अगर हम 2 दूनी 400 मान लेते हैं, 2 साल है तो 400 मान लिए, 400 पे अगर 3/20 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 60 यहाँ पे मिलेगा और 60 यहाँ पे मिलेगा। फिर से यहाँ निकाल देंगे तो 20 × 60 3 × 9, मतलब हमको मिल गया 60 60 120 और 9 29, मतलब 129 रुपए हमें क्या मिला, सीआई मिला। लेकिन यहाँ पे सीआई दे रखा है 3225 रुपए, तो बराबर हो जाएगा 3225 रुपए के। अब अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में गया, 2 बार में, और 5 9 45, 5, यानी एक की वैल्यू आ जाएगा 25 रुपए। जब एक की वैल्यू 25 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमारा प्रिंसिपल बताइए। तो एक की वैल्यू जब 25 है तो 400 की वैल्यू 25 गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, यानी कि 10,000 रुपए आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपए। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब किसी भी शिफ्ट में एचसीएफ एलसीएम अगर आप उठा लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एचसीएफ एलसीएम बहुत धांसू तरीके से आपको कराया गया है, चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 56, 216 और 28 का पूछा था कि आप एचसीएफ बताइए। तो आपको पता है इसी को तोड़ने से हमको पता चल जाएगा, 7 गुणे 4, 7 चौक 28, 4 को इससे जब काटेंगे 4 5 20, 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो कितने बार में, 4 एक कम और 4 चौक 16, 4 एक कम 4 चौक 16, कितने बार में गया, 4। अब देखिए यहाँ पे 7 भी है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है क्योंकि ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, यही तो होगा। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, जब यहाँ पे 7 आ ही नहीं रहा है तो हमारा 4 क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, वही फिर से साधारण ब्याज आ गया। सीपी की वैल्यू दिया है 1500, देखिए सॉरी यह सीपी है बेटा आपका, सीपी मतलब कि क्रय मूल्य। सीपी जो दिया है 1500 रुपए दिया हुआ है, और एसपी जो दिया है दोस्तों आपको, एसपी दिया है 2000 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। सिंपल है, जब इसमें से इसको जब अंतर करेंगे तो 500 रुपए आएगा, और कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज हो, अगर हमको छूट निकालना होता है तो मार्क प्राइस पे गिवन होता है। अगर यहाँ पे बोल रखा है हमें जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी पर हो रहा है तो सीपी पे निकालेंगे, अगर एसपी पे बोलेगा तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। उसको अगर आता है आपकी शिफ्ट में तो ठीक है, नहीं तो हमें नहीं लगता है कि आपके शिफ्टों में आएगा वो, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो वैसे तो वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखिए सीपी और एसपी का डिफरेंस आ गया 500 रुपए, और हमें सीपी पे निकालना होता है तो 1500 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। यह 0 0 से गया, 5 3 15, 5 1 कम, यानी कि 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.33%, 33.33 कहिए या फिर 33 होल 1/3%।
दोनों में से कोई आंसर अगर दिया रहेगा तो आप लगा के चले आए रहे होंगे। चलिए, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपका आगे एग्जाम है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। एक परीक्षा प्रश्न पत्र है, 2 भागों में उसे विभाजित कर दिया गया है। उत्तीर्ण होने के लिए जो 50% की आवश्यकता होती है, अगर हमें उत्तीर्ण होना है तो 50% हमें निकालना होता है। जैसे आपको पता है ना, अगर आप ग्रेजुएशन में थे तो आपको 33% की आवश्यकता होती थी बीटेक बीई ये सब में। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तब भी उसको आपको उत्तीर्ण होने के लिए 33% जरूरी होता था, है ना। उसी तरह यहाँ पे एक हम बाउंडेशन रख दिया गया है, 50% आपको चाहिए। मान लीजिए कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें 50% लाना कंपलसरी है, तो 50% आपको लाना है, तब जाके आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। जो पहला भाग है वो 2 भागों में 2 चरण में हो रहा है आपका एग्जाम, मतलब प्री और मेंस 2 चरण में हो रहा है। तो मान लीजिए प्री में पहले भाग में 200 अंकों का है, पहला भाग जो है 200 अंकों का है, पहला भाग जो है 200 अंक का है, और उसमें आप जो है 40% बोल रहा है, उसमें जो है आप 40% अंक गेन कर रहे हैं, 40% अंक अर्जित कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो 150 नंबर का है, 150 नंबर का है। तो पूछ रहा है इसमें आप कितना % गेन करोगे। बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमें क्या बताना है 4। अगर हम यहाँ पे दोस्तों 200 लेते हैं और 150 लेते हैं तो आपको पता है 200 यह पेपर 1 है और यह पेपर 2 है, 200 और 150, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 0 0 से गया, 5 चौक के 20, 5 3 15, 4 और 3 आ गया। टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल अंक दिया है 4 3 7, टोटल अंक दिया होगा बेटा, टोटल अंक कितना है एक परीक्षा में। चलिए अच्छा नहीं दिया टोटल अंक, कोई बात नहीं। यहाँ पे 4 3 7 टोटल अंक यहाँ पे आ गया हमारा 7 अंक है, टोटल 7 अंक है। पहले में 4 दूसरे में 3, इन्हीं दोनों का रेशियो हमें गिवन है। अब पहले वाले का बोला, जो पहला वाला है दोस्तों उसका 40%, उसका 40% 200 है, 200 है ना, 200 सॉरी 40% 200 नंबर का है, मतलब कि 40% उस पर निकालना है। 4 चौके 16, मतलब 160 नंबर आप आ गए 200 में से। और जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा हमको परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन हमें पता है नंबर कितना है हमारे पास 3 है। इस पे कितने % से हम नंबर गेन करें, कितना % लाएं कि हमें कुछ नंबर यहाँ पे मिल जाए। और जो टोटल ओवरऑल है, ओवरऑल पर हमें कितना पाना है, 50% पाना है। तो ओवरऑल नंबर कितना है हमारा 7 है, तो 7 पे 50% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 7 बचे 35, 350 आ जाएगा। अब बताइए 350 में से 160 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग 350 है। आपको पता है यहाँ पे 40 ऐड किए तो 200 हो गया, मतलब 190 नंबर लाना होगा हमें, तब जाके यह परसेंटेज पता चल जाएगा। अब जब 190 नंबर 3 गुणे x% बराबर 190 हो गया, तो x% बराबर कितना हो जाएगा 190/3, इतना % आपको लाना है दोस्तों, तब जाके आप पास होंगे। चलिए यह वाला भी सपाचट हो गया। एक बचा हुआ है, एक पेज और, इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखिए। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कि जो उसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, मतलब कि उसका जो चारों तरफ का एरिया वह दिया हुआ है हमें, गिवन है कितना 616। अब आपको पता है किसी भी सिलेंडर का जो चारों तरफ का एरिया होता है दोस्तों, जो गोल 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 घूमता है चारों तरफ वाला, तो उसका जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, वो क्या होता है 2πr/h होता है। होल पृष्ठ की बात नहीं कर रहा है, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करता तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाता 2πr ब्रैकेट में r प्लस h हो जाता, लेकिन यह बात कर रहा है सिर्फ गोल गोल वाले का। तो 2πr/h बराबर 616 दिया है, तो आप यहां से निकाल लेंगे r की वैल्यू, और h की वैल्यू भी दिया है शायद, एक मिनट, h की वैल्यू भी दिया है आपको 14, h की वैल्यू 14 दिया है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताइए, यानी कि πr² h की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बस सिंपल है, यहां से आप r निकालेंगे, r की वैल्यू कितने आ जाएगा तो आप बता देंगे, सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 616 नीचे आ जाएगा 2π गुणे 14, ये r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, यानी कि पाई गुणे r की वैल्यू 616 गुणे 616, ठीक है ना, 616 गुणे 616, और h की वैल्यू 14 हमें दिया हुआ है, h की वैल्यू गिवन है ना 14। इसके बाद नीचे क्या बचेगा, नीचे 2π का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 2π का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, पाई का स्क्वायर यानी कि पाई गुणे पाई, और 14 का मतलब 14 गुणे 14। बात क्लियर है, क्योंकि टोटल ये r था ना, ये पूरा r है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हुआ। अब देखिए पाई से पाई गया, 14 से 14 चला गया। आपको पता है दोस्तों कि यह हमारा 14 से जाएगा, 14 14 14 28 14 42, 14 चौको 56, 56 और 4 60, 4 1 7, 4 1 5, हाँ गया 14 14 14 28 14 42, 14 चौको 56, 4 बार में गया,
और बचा हमारा कितना 56, 4 60, 4 1 5, 14 चौको 56, फिर से आ गया 44 बार में गया, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से काम फिनिश हो गया। मतलब बचा जो हमारा 44 गुणे 616, 616 और ऊपर कुछ नहीं बचा है। देख लीजिए नीचे क्या बचा है, 4 बचा है और पाई बचा है। पाई का मतलब हो गया 22 और बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से यह गया 2 बार में, 2 से यह गया 2 बार में, फिर इसको काट दीजिए 2 3 6, 2 2 3 6 0 2 8 16 गुणे 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 8 56 को 6 हाथ में आया 5, 7 0 0 5 7 21, यानी 2156 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूब में याद रखेंगे, यूनिट क्यूब है आपका। अब एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें हम कहेंगे यह वाला क्वेश्चन अच्छा था, बच्चों का दिमाग शायद चक्कर खा गया होगा इस वाले क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए 1 अपान ए प्लस 1 अपान में 1 प्लस ए के पावर में n माइनस एम प्लस 1 अपान में 1 प्लस ए के पावर में m माइनस n। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन देता है, अगर बेस सेम होता है, बेस m है और यहाँ पे बेस भी सेम है, तो पावर हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर अपान में हो जाता है, यहाँ पे a के पावर में n, तो पावर माइनस हो जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a के पावर में n अपान में a के पावर में m प्लस 1 अपान में 1 प्लस a के पावर में m अपान में a के पावर में n। बात क्लियर है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो a के पावर m ऊपर हो जाएगा और यहाँ बचेगा a के पावर m प्लस a के पावर n, a के पावर m अपान में a के पावर n प्लस a के पावर में m प्लस a के पावर n ऊपर गया, यहाँ बचा a के पावर n प्लस a के पावर में m। देखिए जब हमारा नीचे वाला मतलब कि हर जब समान है, डिनोमिनेटर जब समान है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है। a के पावर m अपान में प्लस a के पावर n अपान में a के पावर m प्लस a के पावर n, दोनों कैंसिल होगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। आप देखते रहिए, धुआं धुआं कर देंगे पूरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ए एक पाइप है, किसी टंकी को 10 घंटे में वो भर सकता है। एक बी पाइप है दोस्तों, यह भी किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। और एक सी पाइप है दोस्तों, यह क्या करता है 10 घंटे में पाइप को निकाल देता है। मतलब ये माइनस वाला पाइप है, या माइनस कर रहा है, निकाल रहा है। अगर एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो बताना है आपको ए प्लस बी को अगर 5 घंटे के लिए खोला जाता है, ए प्लस बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, इसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है, बाकी समय जो पानी भरता है या निकलता है सी से, तो बताना है टोटल समय सी कितना लेगा पानी निकालने में, या सॉरी तो टोटल टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यह बात किया है। तो बता देंगे आप ए प्लस बी और सी की वैल्यू का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं। 10 15 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप निकाल देंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग 60 ले लेते हैं तो 10 यहाँ 6 आ गया, 15 चौके 60 आ गया, 10 छक्का 60 आ गया। और छोटा कर सकते हैं इसे, यहाँ पे 30 भी आ सकता है ना, 30 ही होगा आपका, 30 ले लेते हैं तो और छोटा आ जाएगा, जिससे कि हमें आसानी होगी। देखिए 10 3 30, 15 दूनी 30, 10 3 30। अब देखिए 3 3 माइनस हो गया, मतलब टोटल 2 हो गया। अगर ये 2 के रेट से ए प्लस बी को अगर 5 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले बोल लिया है कि ए प्लस बी को पहले 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को खोला जाता है, तो टोटल कितना समय लेगा पानी भरने में। जो एफिशिएंसी है टंकी का ना, वो 30 लीटर का है, मान लीजिए 30 यूनिट का है यहाँ पे। तो 3 और 2 को पहले या खोलने के लिए बोल रहा है 5 घंटे के लिए, 3 + 2 5 घंटे के लिए खोला है, मतलब 25 तो टंकी भर गई होगी, 25 तो टंकी भर गया होगा ना। तो यहाँ पे 25 भर गया, मतलब 5 बचा था, ये 5 बचा था, तो बताइए टंकी भरेगी कभी। अब टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि अब निकालने वाला खुल रहा है। जब निकालने वाला खुल रहा है दोस्तों, जो 5 बचा है इसको तो और वो कम करेगा ना, मतलब कि यह और खाली ही करेगा ना, तो टंकी कभी भरेगी ही नहीं। उसमें एक ऑप्शन रहा होगा कि आपसे पूछा गया है ना टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो आप बोलेंगे टंकी कभी भरेगी ही नहीं, क्योंकि इसको तो हम बंद कर दिए। अब जो भरने वाली थी, अब ये तो खाली करने वाला खोल दिए ना बेटा, खाली करने वाला जब खोल दिए तो 5 तो अभी भरना बाकी ही था, पूरी टंकी भरी ही कहाँ थी, पूरी टंकी भरी ही नहीं थी। अब इसको खोल देंगे खाली करने वाला, तो टंकी तो अब भी खाली ही होगा ना। 5 जो खाली था वो तो खाली था, जो 25 भरा है उसमें से भी खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। जब खाली होना स्टार्ट हो जाएगा तो टंकी कभी भरेगी बताइए। जब टंकी भरेगी नहीं, तो उसमें एक ऑप्शन रहा होगा आपके एमसीक्यू में कि टंकी कभी नहीं भरेगी, तो आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाऊ था, अगर आप इसको किए होंगे तो आप एक अच्छे बच्चे में काउंट होंगे दोस्तों। चलिए धन्यवाद। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल उड़ा के आएंगे और उसे फोड़ फोड़ के आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर कल वाला रिव्यू नहीं देखे हैं आप, तो कल वाला जीके जीएस का रिव्यू देख लें। आज शाम को फिर से जीके जीएस का आज वाले शिफ्ट, सारे शिफ्टों का रिव्यू हम कराएंगे, आप देखिए।
इसी तरह देखते रहिए और अपना तैयारी सुदृढ़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले सभी शिफ्टों में हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।